अभी हम लोग यही जानने वाले हैं। ये जो अभी तक जितना भी चीज़ जाने वो हम लोग हो सकता है कि छोटे जो एग्ज़ाम हो गए हैं उसके एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड चीज़ जो कि देश की आज़ादी से लेकर अभी तक के बारे में है, वो काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े परीक्षाएं होते हैं उससे वहाँ पर प्रश्न बनाया जा सकता है। और जो फैक्चुअल चीज़ें थे अभी तक थी और अभी भी फैक्चुअल चीज़ें ही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गहराई में जाके है, डेप्थ में जाके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी के बाद से लेकर भारत का संविधान बनाने से लेकर लागू करने तक यानी 26 जनवरी 1950 तक एक संविधान सभा का गठन किया गया था। आज़ादी से पहले गठन किया गया था, पता होगा आप लोगों को, नवंबर 1946 में ही गठित किया गया था। पहला मीटिंग 9 दिसंबर को हुआ था। तो उस समय ही संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा को काम सौंपा गया कि आप लोगों को संविधान भारत का बनाना है। और साथ साथ उस समय भारत संविधान बना और साथ साथ में एक आंतरिक प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था। तो उस समय आंतरिक प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू काम कर रहे थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान बन गया, संविधान के तहत जो है चुनाव हुए जो कि 1951 से लेकर 52 तक चला। 1952 तक चुनाव हुआ भारत में और चुनाव होने के बाद अप्रैल 1952 में, नहीं 13 अप्रैल जो है 1952 में, 15 अप्रैल 1952 में ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनको चुना गया भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में। तो 15 अप्रैल 1952 से पहले ये प्रधानमंत्री आंतरिक प्रधानमंत्री के रूप में थे, जो कि जो संविधान सभा था उनका एक तरह से सदस्य के रूप में काम किए थे। और वो संविधान सभा के सदस्य जो थे, जो यूनाइटेड प्रोविंस है जो कि आज का यूपी है, वहाँ से संविधान सभा के सदस्य के रूप में ये आंतरिक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन 15 जो अप्रैल है 1952 है, उनके बाद से उनका मेन काम शुरू हुआ। पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो चुनाव के बाद पहली बार चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में वो 15 अप्रैल 1952 को बने। ठीक है, इनका काम तो प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से शुरू हो गया, लेकिन रियल में पहला लोकसभा चुनाव के बाद पहले प्रधानमंत्री बने कब? 1952 में। ठीक है, तो पहला लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें प्रेसिडेंट बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी जो है इनको अपॉइंट किए प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि पहला कार्यकाल इनका चला 17 अप्रैल 1957 तक चला। ये कार्यकाल स्मूथली 5 साल तक चला, 17 अप्रैल 1957 तक। उसके बाद फिर दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ और दूसरे लोकसभा चुनाव में पुनः राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही थे और पुनः इनको प्रधानमंत्री चुना गया। तो कह सकते हैं ये पहला टर्म था इनका, ये दूसरा टर्म हुआ और ये तीसरा टर्म हुआ जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन आज़ादी के बाद से जो पहला लोकसभा चुनाव था उसमें इनका दूसरा लोकसभा था। उसके बाद फिर 2 अप्रैल 1962 से लेकर 27 मई 1964 तक ये जो थे ये तीसरे लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में काम किए। इनकी जो है 62 में जो इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था उसमें इंडिया को काफ़ी क्षति हुई थी, जिसकी वजह से जिसके शोक में शायद कहा जाता है कि इनकी तबीयत खराब हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तीसरे लोकसभा जो है वो चल रहा था, उसी के दौरान हुआ था। कुल मिलाकर 4 ये टर्म प्रधानमंत्री रहे। 2 टर्म पूरी तरह से लोकसभा का इन्होंने कंप्लीट करा और एक आंतरिक प्रधानमंत्री के रूप में थे, और तीसरा लोकसभा का भी कुछ हद तक 2 साल इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को संभाला। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। ऐसे तो एक छोटे से वीडियो में सारे प्रधानमंत्री के जितने भी चीज़ें हैं उनको डील नहीं किया जा सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जानना चाहिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो इससे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, उनको जानेंगे। तो पता है जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो कुल मिलाकर 17 साल, राउंड ऑफ करके 17 साल है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। एक तरह से लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री के रूप में यही थे। 16 साल 286 दिन, 47 से लेकर 64। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो इलाहाबाद जिला का एक टाउन है फूलपुर, वहाँ से ये थे, यूपी में ही है फूलपुर। वहाँ से ये
प्रधानमंत्री में मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए थे। और पता होगा आप लोग को इनकी पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनको मॉडर्न इंडिया जो है, जो भारत का आधुनिक भारत है, उनका निर्माता के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा ही भारत में जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी स्थापना के लिए तरह तरह के इंडस्ट्री स्थापित किया, उनके लिए प्रयास किया गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया गया, काफ़ी चीज़ की बुनियाद रखी गई इनके द्वारा, और जिसकी बुनियाद के चलते आज हमारा इतना मजबूत बुनियाद बना कि आज हमारा भारत जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि जो 14 नवंबर है, 14 नवंबर जो कि इनका बर्थडे के रूप में जाना जाता है, तो उनके बर्थडे में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको पता ही होगा, इस पर नहीं जाऊँगा। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक जब तक नया प्रधानमंत्री ना चुना जाए तीसरी लोकसभा का, तो तब तक के लिए 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को एक्टिंग प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। ठीक है, एक्टिंग प्रधानमंत्री के रूप में थे ये, बीच में जब तक नया प्रधानमंत्री ना चुना जाए तब तक के लिए। तीसरी लोकसभा ही चल रही थी और अब प्रेसिडेंट जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो चुके थे, ये दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो पहले एक्टिंग प्रधानमंत्री के रूप में हैं। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन है, तो वो गुलजारी लाल नंदा ही है। और इन्होंने पहला 13 दिन तक ही जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 13 दिन तक संभाला प्रधानमंत्री का पद, और फिर दोबारा भी आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो सबरकांठा है, जो कि गुजरात में पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न पता होगा आप लोगों को कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि गुलजारी लाल नंदा को 1997 में 1997 में मिला था। आप लोगों को बताना है कमेंट में कि भारत रत्न का गठन कब हुआ था, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी। और अगर नहीं पता है तो भारत रत्न जितना भी अवार्ड्स है भारत के, उनके बारे में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर वो देखिए। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है, गुलजारी लाल नंदा के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को नया प्रधानमंत्री चुना जाता है। 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री की पद लेते हैं। और इनकी मृत्यु जो है वो समय से पहले ही हो जाती है, तीसरे लोकसभा पूरा नहीं कर पाते हैं। 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस वजह से 11 जनवरी 1966 का इनका कार्यकाल समाप्त होता है। तीसरा लोकसभा चल रहा था, और ये दूसरे भारत के प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, और राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं प्रधानमंत्री के स्तर से। तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, पता होगा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो इलाहाबाद थी। इलाहाबाद, इनका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, जो आपको कमेंट में बताना है। यूपी में बिलोंग करता है, और ये 1920 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था, और ये एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, और रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये आपके भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं, और इनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। किससे इनके काफ़ी सुने होंगे आप लोगों ने। और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो देश में जो देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनका काफ़ी योगदान रहा। खाद्यान्न में जो इसको बोलते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, और श्वेत क्रांति इसको बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन, उनको प्रमोट करने में काफ़ी इनका योगदान है। और एक नारा सुनते होंगे आप लोग, जय जवान जय किसान का, वो नारा इनके द्वारा ही दिया गया था। तो ये प्रश्न वैसे बच्चों का प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और इनकी जो इंडिया पाकिस्तान वार जो 1965 था, उसमें विक्ट्री के लिए भी इनको एक तरह से इनके मैनेजमेंट का ही योगदान रहा। और उसी समय इन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, मतलब जवानों को और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। जय किसान मतलब देश की आर्थिक वृद्धि के लिए किसान योगदान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और देश की सीमा सुरक्षा के लिए जवान
जो सोल्जर है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री थे, काफ़ी हम लोग को आगे जाना है। ठीक है, सब्र के साथ पढ़ते रहिए। उसके बाद चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया था ताशकंद में, पता होगा आप लोगों को, एक मूवी भी है, इस पर आप लोग शायद देख लीजिएगा। थोड़ा इनकी मृत्यु पे थोड़ा मतलब एक तरह से कंट्रोवर्सी है, मतलब फिक्स नहीं है, वो सब खैर बात की बातें हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में, और जब तक नया प्रधानमंत्री ना चुना गया तब तक फिर से पुनः जो गुलजारी लाल नंदा जी को है ना, वो एक्टिंग प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया। ये जो गुलजारी लाल नंदा जी है, ये 2 बार एक्टिंग प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी फुल टाइम प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। तो अगेन 11 जनवरी 1966 को इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाया गया, जो कि 24 जनवरी 1966 तक चला। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको बनाया गया था। इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनको बनाया गया था। 13 दिन के लिए पहले ही बने थे, 13 दिन के लिए अभी ही बने थे। और तीसरा जो लोकसभा है वही चल रहा था। और इनके बारे में तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये साबरकांठा जो गुजरात है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, INC के मेंबर रह चुके हैं, और ये इनको भारत रत्न 1997 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि गुलजारी लाल नंदा जो कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने एक्टिंग, और नया चुनाव हुआ और चुना गया। चुनाव मतलब ये नहीं कि फिर से चुनाव हुआ था, लोकसभा तीसरा चुनाव हो चुका था। उसी में से जो पार्टी थी INC, जो लार्जेस्ट पार्टी है, उन्हीं में से लीडर को नया डालना था PM के रूप में। तो इंदिरा गांधी को नया PM के रूप में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब जो लीगल एस्पेक्ट है ना, इसके लिए वो जो मैं वीडियो बताया वहाँ पर देखोगे तो आपको ये सब जो लीगल एस्पेक्ट है कि प्रधानमंत्री कौन चुना जाता है, लार्जेस्ट पार्टी में कैसे लीडर को चुना जाता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को चुना गया। और जो तीसरा लोकसभा था वो 24 जनवरी 1966 से लेकर 4 मार्च 1967 तक, यानी कि 1967 तक चला। और ये इंदिरा गांधी जो इस समय जो PM बनी ना, वो राज्यसभा के MP थी। यूपी से राज्यसभा के MP के रूप में यहाँ पर ये आई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मतलब कोई प्रधानमंत्री होगा वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होगा तभी होगा। ऐसा है कि आप किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं अगर मेंबर नहीं है फिर भी, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर जो किसी भी राज्यसभा में या लोकसभा में सदस्य लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें को डील किया मैंने उस वीडियो में, उसको ज़रूर देखिएगा। हाँ, तो जनवरी 1966 से लेकर मार्च 1967 तक ये तीसरे लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्य करी इन्होंने। उसके बाद फिर चुनाव हुआ 4 मार्च 1967 से लेकर 15 मार्च 1971 तक 4th लोकसभा का चुनाव हुआ, और ये प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आई। ठीक है, और उस समय प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही दूसरे नंबर के। उसके बाद फिर ये इनका पहला कार्यकाल हुआ एज ए तीसरे लोकसभा के रूप में, और फिर ये दूसरा कार्यकाल हुआ 4th लोकसभा के रूप में, और ये तीसरा कार्यकाल हुआ, और एक और कार्यकाल इनका चलेगा। ठीक है, और ये 5th लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 15 मार्च 1971 से लेकर 24 मार्च 1970 तक ये प्रधानमंत्री रही। उस समय जो प्रेसिडेंट चेंज हो गए थे, VV गिरी हो गए थे। इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। पहले पता होगा कि ये पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री है, ये पहली भारत की पहला प्रधानमंत्री है, और इन्होंने 2 बार इन्होंने 2 टर्म का प्रधानमंत्री पद लिया। और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी जो था वो क्या था, रायबरेली यूपी में है। वहाँ से ये संसदीय चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनी थी 4th लोकसभा में। उससे पहले तो राज्यसभा की MP थी यूपी में। ठीक है, और इनके टेन्योर में, इनके कार्यकाल में 1971 का वार हुआ था। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी की सहायता से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके नया जो ईस्ट जो बंगाल है उसको बांग्लादेश के रूप में स्थापित कराया था। और इनके समय इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, मतलब एक तरह से इमरजेंसी का दुरुपयोग करी थी इन्होंने, और जो कि 1975 और 77 के समय में इनके द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था।
और 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट है, जो कि माना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, वो इनके समय में ही इनके द्वारा ही लागू कराया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके समय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि 4th प्रधानमंत्री के रूप में आए 24 मार्च 1977 को। अभी इंदिरा गांधी की कार्यकाल समाप्त हो गया, इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया, इनकी मृत्यु नहीं हुई अभी, ठीक है, सरकार गिर गया और मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आया। और मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक ये चला, ठीक है। और अभी जो है 6th लोकसभा यानी कि 6ठा लोकसभा शुरू हो गया था। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो एक तरह से एक्टिंग राष्ट्रपति थे, BD जट्टी नाम के। मोरारजी देसाई 4th क्या है, प्रधानमंत्री है। 77 से लेकर 79 तक 2 साल ही इनका कार्यकाल चला। देखिए क्या है कि ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे ना, पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे ये, पहले नॉन कांग्रेस, इससे पहले जितने भी थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू पता ही होगा आपको, उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद इंदिरा गांधी, ये सारे तीनों जो है, लाल बहादुर शास्त्री, ये चारों व्यक्ति थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ये पहले व्यक्ति थे जो नॉन कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी से प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो सूरत था। पता है सूरत कहाँ, गुजरात में है, ठीक है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है इन्हीं के टाइम पे आया था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो है ना सबसे पहले कह सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, या कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में ओल्डेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में है यही थे। ओल्डेस्ट, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री के रूप में कौन है भारत के, अभी तक मोरारजी देसाई ही हैं। 84 साल की उम्र में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद लिया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन रहे थे, तो मोरारजी देसाई। और यंगेस्ट भी थे, यंगेस्ट जानेंगे आगे, राजीव गांधी जी। और अगर कह सकते वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर ओल्डेस्ट फॉर्मर हेड गवर्नमेंट के रूप में, तो यही एक तरह से माने जाते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। और उनके बाद, मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री। 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी कि ये जो 6th लोकसभा उनको ख़त्म करते हैं, क्योंकि 6th लोकसभा का आधा कार्यकाल मोरारजी देसाई ने पूरा किया था, आधा कार्यकाल 6th लोकसभा का चौधरी चरण सिंह के द्वारा कंप्लीट किया गया। चौधरी चरण सिंह के टाइम में जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। आपके 6th लोकसभा के प्रेसिडेंट के रूप में नीलम संजीवा रेड्डी थे। इससे पहले जो BD जट्टी थे उनको एक्टिंग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था, लेकिन ये एक तरह से फुल टाइम नीलम संजीवा रेड्डी है। तो चौधरी चरण सिंह जो है 5th प्रधानमंत्री हैं। कार्यकाल 1979 से लेकर 1980 तक था। अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपका चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर के बाद ये PM बने हैं। और इनका जो कार्यकाल था मतलब 170 दिन का ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और इन्होंने काफ़ी काम किया, किनके लिए, किसानों के लिए काफ़ी काम किया। अब जब तक 170 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे और किसानों के लिए काफ़ी काम किए। इसीलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 23 दिसंबर को याद रखना है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किनका जन्मदिन है, तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। और किसानों के लिए इतना काम करने के लिए इनको क्या चैम्पियन ऑफ इंडियन पीजेंट भी कहा जाता है। और ये जनता पार्टी सेक्युलर से बिलोंग करते थे। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, तो बागपत, यूपी का बागपत से आप लोगों को शायद याद आता होगा, अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो बागपत कुछ याद आता होगा। बागपत वहीं से जो है वो चौधरी चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है इंदिरा गांधी पुनः आती है, तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री है। लेकिन 1980 में ये पुनः वापस आती है। 24 जनवरी 1980 में 7th लोकसभा चुनाव होता है और इसमें जीत कर ये आती है। और इनका इस बार कार्यकाल चलता है 31 अक्टूबर 1984 तक चलता है। इनकी इस समय यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये 7th लोकसभा चल रहा है। प्रेसिडेंट है नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी के बारे में हम लोग जानते ही हैं, हम लोग पढ़ चुके थे। और इस समय जो इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत कर आती है ना, वो तेलंगाना मेडक जो है 7th लोकसभा चुनाव में कॉन्स्टिट्यूंसी इनका बदल जाता है। ये मेडक तेलंगाना से
चुनाव लड़ती है इस बार, ठीक है। और पता है पहली वुमेन प्रधानमंत्री रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, 71 की लड़ाई में इनका योगदान है, बाकी सब चीज़ इनके बारे में जानते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो पार्टी डिसाइड करती है कि राजीव गांधी को बनाया जाए प्रधानमंत्री। तो इनकी मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 31 दिसंबर 1984 तक 7th लोकसभा चल रहा था, उसमें जो राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में 6th प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट होते हैं। उसके बाद फिर चुनाव होता है, 8वां लोकसभा के लिए चुनाव होता है, जिसमें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। और 8वां जो लोकसभा चुनाव है 1984 से चलता है। 8वां लोकसभा 84 से लेकर और भी चलता है आगे 2 दिसंबर 1989 तक इनका जो कार्यकाल है राजीव गांधी का वो चलता है। देखिए राजीव गांधी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अमेठी यूपी है। पता है आप लोगों को फिलहाल अमेठी किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? कमेंट में लिखकर बताना है कि अमेठी फिलहाल किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है राजीव गांधी, वो इंदिरा गांधी की जो हत्या है उनके बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और ये जैसा कि पहले बताया गया कि ये क्या है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। 40 साल की उम्र में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना। और ओल्डेस्ट कौन थे? ओल्डेस्ट मोरारजी देसाई ओल्डेस्ट थे, ठीक है। और इनके टाइम में ही जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि जनवरी 1985 में लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रूप में जाना जाता है, और 10th शेड्यूल भी उसी के अंतर्गत डाला गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ वही लॉ है जिसमें इसको बोलते हैं दल बदल विरोध कानून, इस तरह करके कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ को, ठीक है। इनके समय जो है LTT जो है वो काफ़ी एक्टिव था, उनके द्वारा ही इनको उनकी हत्या कर दी गई ऐसा माना जाता है। और इन्होंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया, जो एजुकेशनल रिफॉर्म है उनके लिए काम किया। इसी समय जो है 86 में आप लोगों को पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, पता है, जो 1986 में लाया गया था, ठीक है। 1986 में वही जो है अब जाकर 2020 में जो है मोदी जी के द्वारा नया पॉलिसी लाया गया था। तो उसके बाद 86 के बाद अभी लाया गया, ठीक है। और साथ साथ कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है टेलीकॉम, उसमें में इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए काम किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं VP सिंह। उनका कार्यकाल जो है राजीव गांधी की हत्या के बाद 2 दिसंबर 1989 के बाद से लेकर 10 नवंबर 1990 तक उनका कार्यकाल चला। किनका? VP सिंह। ये 7th प्रधानमंत्री हैं भारत के। 9वां लोकसभा शुरू हो गया, 9th लोकसभा। प्रेसिडेंट है वेंकट रमन। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इनका पूरा नाम जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह है, और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि राजशाह मतलब एक तरह से राजाओं से बिलोंग करते हैं। मांडा के 41वें राजा हैं ये, मांडा के 41वें राजा थे VP सिंह, ठीक है। और ये फतेहपुर यूपी के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलोंग करते हैं, फतेहपुर यूपी के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलोंग करते हैं। और कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया, और इन्होंने जनता दल की भी स्थापना करने में योगदान दिया। VP सिंह जनता दल 1988 में इनकी स्थापना करी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जिनके लिए जिनका कार्यकाल जिनके लिए इनका कार्यकाल यादगार है वो है मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट जो OBC रिजर्वेशन वाला लेकर है, वो मंडल कमीशन रिपोर्ट जो, और साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 जो पारित हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। तो ये 2 चीज़ के लिए, मंडल कमीशन रिपोर्ट और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के लिए VP सिंह का कार्यकाल यादगार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 9वां लोकसभा चल ही रहा है, 9वां लोकसभा कंप्लीट नहीं हुआ, ये आधा ही कार्यकाल इनका हुआ। 9वां लोकसभा चल रहा है, जिनके प्रेसिडेंट अभी ये R वेंकट रमन है। उसके बाद इनके बाद VP सिंह के बाद आते हैं श्री चंद्रशेखर जो इनका कार्यकाल शुरू होता है 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक चलता है इनका कार्यकाल। ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री हैं श्री चंद्रशेखर जी। ये जो है इनका कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? यूपी बलिया। ये यूपी बलिया से बिलोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी के रूप में माना जाता है कि समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़े थे, और इनके काल में ही जो भारत में जो इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस है वो देखने को मिला,
इनके काल में ही। और साथ साथ में जो कह सकते हैं वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू जो हो गया था वो इनके कार्यकाल में ही देखा गया था। लेकिन ये जितना भी चीज़ थे, या कह सकते हैं कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाना सॉवरेन रिपेमेंट को, उन सारे चीज़ों को एक तरह से बहुत ही बहादुरी से डील करते थे। इसीलिए इनको लोग जो है यंग टर्क के रूप में भी कहते थे, श्री चंद्रशेखर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 1991 का काल, इससे पहले हमारा इकोनॉमी क्या था, क्लोज था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट उतना नहीं होता था। 1991 में ही जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तब पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करते हैं। उसके बाद इकोनॉमी खुलता है और इकोनॉमी खुलने के बाद भारत का ग्रोथ एक अलग तरीका से शुरू होता है। तो जो पीवी नरसिम्हा राव जो है वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 91 से शुरू होता है, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक चलता है। और ये पूरा जो 10वां जो लोकसभा है उनको पूरा करते हैं। उस समय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में भी जान लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव का जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो नंदयाल, आंध्र प्रदेश का नंदयाल है। और इनका पूरा नाम है पामुला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है। ये पेशे से इंडियन लॉयर रह चुके हैं, पॉलिटिशियन तो है ही, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बढ़िया से संभाला। और इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन था 91 वाला, वो इनके द्वारा ही किया गया। और नेशनल सिक्योरिटी में भी इनका काफ़ी योगदान है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। साथ में थे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो जाके आगे में भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं। और लाइसेंस जो राज था उनको ख़त्म करने में इनका योगदान है। पहले भारत में कोई भी इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता था कोई भी फॉरेन कंपनियों को यहाँ इन्वेस्ट करने में। तो ये सब फॉरेन कंपनियों को क्या, जो लोकल कंपनी उनको बनाने के लिए बहुत सारा लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये सब ख़त्म करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा सा लिबरलाइज किया इनके द्वारा। और इनका पॉलिसी जो है सोशलिस्ट पॉलिसी था। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है वो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। उनका कार्यकाल, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला कार्यकाल। 16 मई 1996, 16 मई 1996 से शुरू होता है और 1 जून 1996 तक चलता है पहला कार्यकाल। काफ़ी छोटे समय के लिए चलता है। 11th लोकसभा चल रहा है। प्रेसिडेंट है शंकर दयाल शर्मा। 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में जानते हैं, बहुत कुछ हम लोग पहले से जानते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो लखनऊ यूपी है। ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। और इनका पहला जो कार्यकाल था 13 दिन का था। ये 13 दिन का कार्यकाल है पहला। फिर ये 13 महीने के लिए दूसरी बार बनते हैं और फिर एक बार पूर्ण रूप से पूरे काल के लिए बनते हैं 99 से लेकर 4 तक। हम लोग जानेंगे उनके बारे में। इनके द्वारा काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ किया गया भारत का। काफ़ी अच्छे नेता रहे। पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता और जो अपोजिशन है दोनों में एक तरह से माननीय थे। और कारगिल वार इनके टाइम में ही हुआ था। ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनके टाइम में ही जो भारत जो है ना न्यूक्लियर वेपन वाला पावर बना था। इनके द्वारा ही जो मिशन शक्ति आपने सुना होगा, पोखरण वाला जो था वो हम लोग जानेंगे। इसके बाद अभी नहीं हुआ था पोखरण वाला इंसिडेंट, अभी 96 में नहीं हुआ था। हम लोग जानेंगे इनके दूसरे कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में पोखरण का जो टेस्ट हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 11th जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनका नाम है HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा का जो कार्यकाल है 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक चलता है इनका कार्यकाल। अभी भी 11th लोकसभा चल रहा है और प्रेसिडेंट जो है शंकर दयाल शर्मा है। HD देवेगौड़ा 11th प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए, फिर ये जो है ये भी जो राज्यसभा के MP थे कर्नाटका से। इनको जो प्रधानमंत्री बनाया गया, राज्यसभा के MP कर्नाटका से बनाया गया। कुछ ही प्रधानमंत्री हैं जिनको राज्यसभा के थ्रू प्रधानमंत्री बनाया गया। हाल में मनमोहन सिंह ये थे, मनमोहन सिंह आसाम से MP थे, ये कर्नाटका से MP हैं। फिर इंदिरा गांधी भी MP रही राज्यसभा का। तो कुछ लोग थे जिनका याद रखना, राज्यसभा MP के थ्रू प्रधानमंत्री बने थे। और HD देवेगौड़ा का पूरा नाम है हरादनाहली दौदेगौड़ा देवेगौड़ा, ये पूरा नाम है। तो इतना बड़ा नाम
नहीं भूला जा सकता है, इसीलिए शॉर्ट में इनको कहते हैं HD देवेगौड़ा, ठीक है। और ये जनता दल यूनाइटेड से ये प्रधानमंत्री बने थे और फार्मर के उत्थान के लिए काफ़ी फोकस्ड थे ये। साथ साथ दिल्ली मेट्रो जो प्रोजेक्ट है उनको स्टार्ट करने वाले यही थे, HD देवेगौड़ा। और इनको सन ऑफ सॉइल कहा जाता है, सन ऑफ सॉइल कहा जाता है इनके एग्रीकल्चर के योगदान के लिए। तो ये थे HD देवेगौड़ा 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे प्रधानमंत्री सारे अच्छे थे, लेकिन ये थोड़ा अलग हटके हैं, क्योंकि ये बताऊंगा। देखिए क्या है, 1997 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक ये प्रधानमंत्री रहे। 11th लोकसभा ही चल रहा है, शंकर दयाल शर्मा ही राष्ट्रपति हैं। 12th जो है श्री इंदर कुमार गुजराल। ये भी देखिए, ये भी राज्यसभा के MP के थ्रू, बिहार के राज्यसभा MP के रूप में ये प्रधानमंत्री बनते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, ठीक है, और फ्रीडम एक्टिविस्ट तो थे ही। देखिए बात ये है कि 76 में ये USSR यानी सोवियत संघ के ये एम्बेसडर रह चुके हैं। उसके बाद 96 में देवेगौड़ा सरकार के समय ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो कुल मिलाकर इनको जो है फॉरेन पॉलिसी का है वो काफ़ी नॉलेज है, इसीलिए इनके द्वारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में काम करने के लिए योगदान, फॉरेन पॉलिसी को बनाने में काफ़ी योगदान है। और इनका ही जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको जो गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना था, जो फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी एक तरह से माइलस्टोन के रूप में है। देखिए अभी जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर का नाम सुने होंगे आप लोग, तैयारी करें तो जरूर सुनेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर जो फिलहाल अभी क्या है, फॉरेन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया संभाल रहे हैं। पहले वो दूसरी जगह पे चाइना और भी कई जगह पे वो एम्बेसडर रह चुके हैं। उसी के जैसा ये इंदर कुमार गुजराल जी हैं, वो जो डिप्लोमेट रह चुके हैं पहले, उसके बाद फिर फॉरेन मिनिस्ट्री, उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि अगर जयशंकर साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो अभी जो सिचुएशन जो हो जाएगा वो गुजराल साहब के जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं गुजराल, जो इंदर सिंह गुजराल जी के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी। इनका ये दूसरा तीसरा कार्यकाल होगा, ठीक है, जो कि 19 मार्च 1998 से शुरू होता है और ये जो 12वां लोकसभा वो समाप्त होता है 13 अक्टूबर 1999 में समाप्त होता है। उस समय प्रेसिडेंट थे KR नारायणन। उसके बाद फिर तीसरा कार्यकाल, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तीसरा कार्यकाल 13 अक्टूबर 1999 से शुरू होकर 22 मई 2004 तक चलता है। और ये 13वां लोकसभा चल रहा है, 99 से लेकर 4 तक 13वां लोकसभा। प्रेसिडेंट पुनः KR नारायणन है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप लोग को पता है। इसी समय जो है ना, इसी कार्यकाल के दौरान, ये जो 98 से लेकर 99 कार्यकाल हुआ था, इसी के कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो पोखरण टेस्ट किया था। और यही 99 के आसपास जो है इन्होंने जो कारगिल वार जो पाकिस्तान के साथ हुआ था वो हुआ था, और साथ साथ जो बस सेवा शुरू करने की बात हुई थी जिसके बाद कारगिल वार हो गया था, वो इसी समय हुआ था। तो इनके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे बढ़ते हैं 2004 के बाद 22 मई 2004 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का आगमन होता है 13th प्राइम मिनिस्टर के रूप में। इनको बनाया जाता है 13th प्राइम मिनिस्टर। और 14th लोकसभा चल रहा है। 14th लोकसभा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट है। पहला कार्यकाल जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो 22 मई 2004 से शुरू होकर 22 मई 2009 तक चलता है। ये 14th लोकसभा पहला कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उसके बाद दूसरा टर्म कार्यकाल क्या कहें, मतलब 2 लोकसभा कंटिन्यूस 2 लोकसभा में ये प्रधानमंत्री थे। पहले 14th में और उसके बाद 15th में, जैसे अभी मोदी जी है 16th में थे और फिर 17th में भी अभी चल रहे हैं, उसी प्रकार से है, ठीक है। तो 14th लोकसभा में प्रधानमंत्री रहे और 15th लोकसभा में प्रधानमंत्री रहे। तो जो 15th लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने 22 मई 1909 से लेकर 26 मई 2014 तक। और 15th लोकसभा में जो प्रेसिडेंट थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में। वैसे तो आप लोगों को काफ़ी पता होगा इनके बारे में। ये राज्यसभा के MP के थ्रू बने थे, आसाम के राज्यसभा MP के थ्रू प्रधानमंत्री बने थे। ये इकोनॉमिस्ट है, आप लोगों को पता है, एकेडमिशियन है और पॉलिटिशियन तो है ही।
और ये पहले सिख प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं। इनका काफ़ी योगदान है इकोनॉमिक रिफॉर्म में। साथ साथ इनके कार्यकाल में जो नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो है, इसको अब नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, जिसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलना अनिवार्य है, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वही वाला एक्ट जो है इनके कार्यकाल में हुआ था। फिर RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत हम लोग बहुत सारे जो सरकारी कार्यालय से सूचना को प्राप्त करते हैं, इनके टेन्योर में ही पास हुआ था। और अपने कार्यकाल में इन्होंने USA के साथ जो न्यूक्लियर सिविल डील है उनको साइन करवाया था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फिलहाल जो अभी जो चल रहे हैं प्रधानमंत्री, इनकम्बेंट करंट जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर यानी कि 14th जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के, श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका कार्यकाल शुरू हुआ था 26 मई 2014 से शुरू हुआ था। पहला कार्यकाल जो 16th लोकसभा का था, जिसके प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, जो कि 26 मई 2014 से शुरू होकर 30 मई 2019 को ख़त्म हुआ था पहला मोदी जी का पहला कार्यकाल, ठीक है, जो कि 16वां लोकसभा था। उसके बाद 23 मई 2019 को शुरू होकर अभी तक चल रहा है, जो कि 70th लोकसभा चल रहा है। और जब स्टार्ट हुआ था 70th लोकसभा, उसमें रामनाथ कोविंद जी थे हमारे राष्ट्रपति, और फिलहाल आज के समय जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री जो हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 14th प्राइम मिनिस्टर हैं, और 17वां लोकसभा चल रहा है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कहाँ है? वाराणसी यूपी है। जानते हैं वाराणसी यूपी, सभी को पता है वाराणसी कहाँ है। और ये 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग PM है अभी तक। अगर काफ़ी कुछ दिन और ये PM रहें तो और जो पुराना रिकॉर्ड है वो सब भी टूट सकता है। और इनके कार्यकाल में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया, और इनके कार्यकाल में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिला है। सबसे पहली बात तो जो पेंडेमिक है वो इनके कार्यकाल में देखने को मिला, वो जो डिमोनेटाइजेशन है वो देखने को मिला। और उनके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब चीज़ देखने को मिला। इनको काफ़ी बहुत सारे कंट्री के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो भी मिला है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट अवार्ड यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, स्वेल प्राइज जो है, स्वेल पीस प्राइज जो 2018 में मिला है। इनके अलावा बहुत सारा जो कंट्री है अपना सर्वोच्च सम्मान इनको दे चुकी है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत की आज़ादी से लेकर अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डील करा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और धन्यवाद आप लोगों को अपना समय देने के लिए। और उम्मीद है आप लोगों को प्रधानमंत्री की जितने भी सिलसिलेवार ढंग से वो याद हो गया होगा, और काफ़ी प्रधानमंत्री की चीज़ों के नई चीज़ जानने को मिला होगा। तो एक बार पुनः धन्यवाद।